हेलो एवरीवन। आज हम लोग टीपीए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 106 से शुरू करेंगे और आज जो है ये एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आज संपत्ति अंतरण अधिनियम कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का। देखें, हम लोग स्टार्ट करते हैं धारा 106 से। क्या कहती है धारा 106? लिखित संविदा या स्थानीय प्रथा के अभाव में कुछ पट्टों की कालावधि क्या होती है? कालावधि, अगर कोई लिखित संविदा ना हो या स्थानीय प्रथा लागू ना हो तो क्या होगी, ये देखते हैं। उदाहरण एक देखें, तत्प्रतिकूल संविदा या स्थानीय विधि या प्रथा ना हो तो कृषि या विनिर्माण के प्रयोजन के लिए स्थावर संपत्ति का पट्टा ऐसा वर्षानुवर्षी पट्टा समझा जाएगा जो या तो पट्टाकर्ता या पट्टेदार द्वारा 6 मास की सूचना द्वारा परव से है और किसी अन्य प्रयोजन के लिए स्थावर संपत्ति का पट्टा मासानुमासी पट्टा समझा जाएगा जो या तो पट्टाकर्ता या पट्टादार द्वारा 15 दिन की सूचना द्वारा परव से होगा। मतलब समझ लें कि अगर कोई, जैसा कि कहा गया पहली ही उपधारा में, कि अगर कोई तत्प्रतिकूल संविदा ना हो, कोई ऐसी संविदा अलग से ना की गई हो या कोई प्रथा या रूढ़ी लागू ना हो तो कृषि से संबंधित और निर्माण से संबंधित जो पट्टे होंगे स्थावर संपत्ति के, वो वर्षानुवर्षी पट्टे कहलाएंगे 1 वर्ष के लिए। और इनका पर्यवसान मीन्स होता खत्म करना, समाप्त करना, डिटर्मिनेशन। तो इनको क्या कर सकते हैं आप, 6 महीने की सूचना देकर, चाहे वो पट्टेदार हो चाहे वो पट्टाकर्ता हो, 6 महीने की सूचना द्वारा समाप्त कर सकता है, परव से कर सकता है। और कृषि और विनिर्माण मतलब निर्माण से संबंधित स्थावर संपत्ति के अलावा अन्य सभी पट्टे क्या माने जाते हैं, मासानुमासी मतलब 1 मास के पट्टे माने जाते हैं और इनका पर्यवसान, इनका खात्मा 15 दिन की सूचना द्वारा होता है। अब आ जाए हम लोग उपधारा 2 पे। तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी उपधारा 1 में वर्णित कालावधि सूचना की प्राप्ति की तारीख से प्रारंभ होगी। पूछा गया था एक बार HJS में कि जो ये सूचना की परव से की तारीख है, सूचना की जो तारीख है वो कब से शुरू होती है। तो बिल्कुल क्लियर है कि जो ये सूचना की प्राप्ति की तारीख है जो धारा 1 में बताई गई है कि आप 6 महीने या 1 महीने 15 दिन के परेव से, ये जो तारीख है वो जो जब किसी पक्षकार, चाहे वो पट्टेकर्ता हो चाहे वो पट्टेदार हो, जिस पट्टेदार को आप सूचना देना चाह रहे हैं उसको सूचना मिल जाए और सूचना मिलते ही, जैसे 15 तारीख को आपने सूचना दे दी तो 15 तारीख से ही वो कालावधि शुरू हो जाएगी। मतलब दूसरे पक्षकार को सूचित करते ही सूचना प्राप्त करते ही दूसरा पक्षकार जैसे ही सूचना प्राप्त करता है वैसे ही वो कालावधि प्रारंभ हो जाती है। उपधारा 3 देख लें, इम्पोर्टेंट है। उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक सूचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे उपधारा 3 से क्वेश्चन बनता है, समझ लें बिल्कुल क्लियर करके। धारा 1 के अधीन प्रत्येक सूचना लेखबद्ध और उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित होगी और उस पक्षकार को जिसे उसके द्वारा आबद्ध करना आशायित है या तो डाक द्वारा भेजी जाएगी या स्वयं उस पक्षकार को या उसके कुटुंबियों को या नौकरों में से किसी एक को उसके निवास स्थान पर निविदत या परिदत्त की जाएगी या संपत्ति के किसी सहज दृश्य भाग पर लगा दी जाएगी। कहने का मतलब जो उपधारा 1 के अंतर्गत जो आप सूचना दे रहे हैं इस चीज़ की पर्यवसाय कराने के लिए, पट्टे को समाप्त करने के लिए वो क्या होना चाहिए, जो व्यक्ति सूचना दे रहा है उसके द्वारा या जिसको उसने इसलिए नियत किया हुआ है उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगी ऐसी सूचना। और
उस व्यक्ति को चाहिए जो सूचना दे रहा है वो डाक द्वारा भेजे दूसरे पक्षकार को, या उसके घर पर जाके उनके किसी कुटुंब के सदस्य को या नौकरों में से किसी को उसे प्रदान करे, या जिस संपत्ति से संबंधित सूचना दी गई है वहां पर ऐसे किसी स्थान पर उस सूचना को लगाए जिसको आराम से पढ़ा जा सके। सहज दृष्टि का मतलब होता है ऐसी जगह जहां आराम से देखा जा सके। यहाँ पर हमने आपको अपना नंबर व्हाट्सएप दिया है, व्हाट्सएप नंबर है ये 9450770672। इससे क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत करीब है इसलिए हमने ये नंबर सर्कुलेट किया है। इस नंबर से फ़ायदा ये होगा, ये आप हमसे डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, जिससे हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप में हम सारी क्यूरीज दूर कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रेशर्स होते हैं उनको लेकर, और आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी कि आप किस तरह से कम समय में आराम से सिलेबस तैयार कर सकें और रिवाइज कर सकें, ये बता रहे हैं। और बहुत नॉमिनल फीस 500 रुपये हमने लिखी हुई है, ये ले रहे हैं आपसे। और वो भी जो लोग कैंडिडेट जो सिलेक्शन ले लेंगे उनको ये फीस रिफंड कर देंगे हम। ये रिफंडेबल फीस है, वापस कर देंगे सिलेक्शन होने पर। मकसद हमारा है आप लोग सिलेक्शन ले, चाहे जैसे लें। और भी अगर कोई फीस से रिलेटेड क्यूरी है, अगर आपको कोई परेशानी है, कोई दुविधा है, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें हमारे नंबर पर, सारी प्रॉब्लम आपकी दूर की जाएगी। और नीचे हमने, अगर आपको नहीं जुड़ना है तब भी कोई बात नहीं है, मैटर को पढ़ते रहिए, सारे साथियों को शेयर करते रहिए जिससे सबको फ़ायदा हो। नीचे चैनल दे दिया है @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर, ये आप डालेंगे तो डायरेक्ट आपको 1 से लेकर 100 दिन तक के वीडियोस में आपको पूरा यूपी PCSJ का और जो कि सिलेबस HGS का भी है यूपी का, पूरा सिलेबस आपको डे 1 से लेकर डे 100 में मिल जाएगा। इसलिए आप मैटर को पढ़ते रहिए, सारे लोगों को शेयर करते रहिए। थैंक यू। आगे चले हम लोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 111। कई तरह से ये प्रश्न आते हैं इस पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। धारा 111 कहती है संपत्ति अंतरण की पट्टे का पर्यवसान। पर्यवसान अभी हमने बताया था समाप्त करना, कैसे समाप्त पट्टा किया जा सकता है ये सब बताया गया है धारा 111 में। इसमें एक बहुत लीडिंग केस भी है, हम आगे आपको बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है। पहले समझ लें, स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान हो जाता है कैसे, नीचे लिखी गई हैं सारी अवस्थाएं। पहली बात, तद द्वारा परिसीमित समय के बीत जाने पर। जो समय दिया गया हो, अगर वो दिया गया हो और वो समय बीत जाए तो पट्टा समाप्त हो जाएगा, ये कहती है पहली बात, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखें, जहां की ऐसा समय किसी घटना के घटित होने की शर्त पर परिसीमित है, वहां ऐसी घटना के घटित होने पर। देखिए 2 और 3 पॉइंट बहुत क्लोज हैं। दूसरे पॉइंट में सिर्फ ये कहा गया है कि कोई ऐसा समय किसी घटना के घटित होने पर है, समय परिसीमित हो रहा है घटना के घटित होने पर, तो ऐसी घटना घटित हो जाए तो पट्टा समाप्त हो जाएगा। तीसरी बात में समय की बात ना करके डायरेक्ट घटना की बात करते हैं। देखें आप, जहां की उस संपत्ति में पट्टाकर्ता के हित का पर्यवसान किसी घटना के घटित होने पर होता है, वहां ऐसी घटना के घटित होने पर पट्टा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है धारा जो दो जो है वो किसी घटना को समय से जोड़कर चल रही है, और तीसरी बात में समय का कोई उल्लेख नहीं है, सिर्फ घटना ही घटित हो जाए तो पट्टा समाप्त हो जाएगा। चौथा पॉइंट देखें, उस दशा में जबकि उस संपूर्ण संपत्ति में पट्टेदार और पट्टाकर्ता के हित एक ही व्यक्ति में निहित हो जाते हैं। क्या हो, पट्टेदार स्वयं पट्टे की जमीन का हकदार हो जाए, मालिक हो जाए, स्वामी हो जाए किसी भी तरीके से, तो चूंकि दोनों हित पट्टेदार के और पट्टाकर्ता के एक ही व्यक्ति में हो गए तो पट्टे की जो है वो पट्टा समाप्त हो जाएगा, वो क्योंकि उसका मालिक हो जाएगा। पांचवा पॉइंट देखें, अभिव्यक्त अभ्यर्पण। अभ्यर्पण का मतलब होता है सरेंडर, आगे हम बताएंगे। अब सरेंडर लिखा है हमने, तो अभ्यर्पण अभिव्यक्त क्या होता है, इसको विस्तार में समझाया हुआ है, देख लें आप। अभिव्यक्त अभ्यर्पण का अर्थार्थ के बाद मतलब बताया गया है, उस दशा में जबकि पट्टेदार पट्टे के अधीन अपना हित पारस्परिक करार द्वारा पट्टाकर्ता के
प्रति छोड़ देता है। अभिव्यक्त का मतलब व्यक्त कर दिया कि पट्टे करते पट्टेदार ने क्या किया, पट्टे करते के पक्ष में आपस में बात की और पट्टा छोड़ दिया, ये कहलाएगा अभिव्यक्त अभ्यर्पण। छठा पॉइंट है विवक्षित अभ्यर्पण द्वारा। विवक्षित का मतलब होता है इम्प्लाइड सरेंडर। विवक्षित अभ्यर्पण है इम्प्लाइड सरेंडर। इसमें चूंकि मौन मुकुलता, मतलब इसमें कोई शर्त या कम्युनिकेशन नहीं होता, यूं ही मतलब किसी व्यक्त नहीं किया जाता। इम्प्लाइड केसेस में यूं ही सरेंडर कर देता है, अभ्यर्पण कर देता है, छोड़ दे बिना किसी बात करे, बिना किसी कम्युनिकेशन के, तो वो कहलाता है विवक्षित अभ्यर्पण। जैसे हमने आपको उदाहरण बताया था कि आप ट्रेन पर चढ़े और कोई पॉलिश करने वाला ट्रेन पर चढ़ा, उसने कहा साहब जूते पॉलिश कर दें। आपने कुछ कहा नहीं, आप मुस्कुरा दिए, तो उसने पॉलिश कर दी। यहाँ पर सिर्फ आपका मुस्कुरा देना ही या उसे मना ना करना ही अपने आप ही विवक्षित मतलब विवक्षित संविदा कहलाता है। ये कहलाता है विवक्षित, मतलब खुल के किसी बात को ना कहना, वो विवक्षण के अंतर्गत या विवक्षित के अंतर्गत आता है। 7वां पॉइंट देखें, संपहरण। संपहरण का मतलब होता है संपहरण मतलब जब्त कर लेना। क्या मतलब है इसका? संपहरण द्वारा, अब इसके 3 पॉइंट बताए गए हैं। संपहरण 3 तरह से होता है। पहला तरह बताया, पहला पॉइंट बताया है, उस दशा में जबकि पट्टेदार किसी ऐसी अभिव्यक्त शर्त को भंग करता है जिससे ये उपबंधित है कि उसका भंग होने पर पट्टाकर्ता पुनः प्रवेश कर सकेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब्ती हो जाएगी पट्टे की, जब्त हो जाएगा पट्टा कि कब? जबकि पट्टेदार किसी ऐसी अभिव्यक्त शर्त को, मतलब पट्टेकर्ता और पट्टेदार के बीच में कोई शर्त स्थापित हुई थी और पट्टाकर्ता ने कहा था कि अगर तुमने इसका उल्लंघन किया शर्त का, तो ये समझ लेना तुम्हारा पट्टा समाप्त माना जाएगा और तुमको बेदखल कर दिया जाएगा और मेरा कब्जा हो जाएगा इस संपत्ति पर। हुआ ऐसा ही पहले पॉइंट में, पट्टेदार ने कोई ऐसी शर्त को भंग कर दिया जिसके कारण उसका पट्टा जब्त कर लिया गया और पट्टाकर्ता पुनः प्रवेश पा सकेगा, पहले पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट देखें, सातवीं उपधारा का, उस दशा में जबकि पट्टेदार किसी अन्य व्यक्ति का हक खड़ा करके या यह दावा करके कि वो स्वयं हकदार है, अपनी पट्टेदारी हैसियत का त्याग करता है। कहने का मतलब क्या हुआ दूसरे पॉइंट में कि पट्टेदार ने कोई और व्यक्ति खड़ा कर दिया कि ये पट्टे के हकदार हैं, मैं नहीं हूँ, या फिर पट्टेदार खुद कहने लगे कि मैं खुद इस संपत्ति का स्वामी हूँ, तो इस दशा में पट्टा जो होता है वो जब्त हो जाता है, पट्टा समाप्त हो जाता है। तीसरी बात देखें हम, जबकि पट्टेदार दिवालिया न्याय निर्णीत हो जाता है और पट्टा ये उपबंध करता है कि पट्टाकर्ता ऐसी घटना के घटित होने पर पुनः प्रवेश कर सकेगा। कहने का मतलब पट्टे में ऐसी शर्त लगा दी गई थी कि अगर पट्टेदार दिवालिया हो जाए तो पट्टेदार की पट्टेदारी जो है समाप्त हो जाएगी और क्या होगा, पट्टाकर्ता उसका स्वामी हो जाएगा, पट्टाकर्ता का उस पर हक स्थापित हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा। तो ऐसी दशा तीसरी बता रही कि अगर दिवालिया हो गया है पट्टेदार तो पट्टाकर्ता पुनः प्रवेश पा लेगा। अब हम लोग आगे चले, इसी 7वें उपधारा का तीसरा पॉइंट बचा हुआ है। हम लोगों ने कहा था कि दिवालिया होने पर पट्टाकर्ता पुनः प्रवेश पा लेगा, ये बात हुई थी पिछले पेज पर। और इसके आगे देखें, और जबकि उन दशाओं में से किसी में पट्टाकर्ता या उसका अंतर्ती पट्टेदार को पट्टे का पर्यवसान करने के अपने आशय की लिखित सूचना दे देता है। कहने का मतलब हुआ कि ये 3 दशाएं हैं, इसके अलावा क्या है, ये एक पॉइंट बता दिया गया कि जो ये 3 दशाएं हुई हैं इनमें से किसी में भी पट्टाकर्ता जो हो या पट्टाकर्ता का अंतर्ती जो है पट्टेदार को पट्टे का पर्यवसान करने की अपने आशय की लिखित सूचना दे देता है। कह देता है कि भैया ऐसा है, अब आप लिखित सूचना द्वारा कह देता है कि ऐसा है, आप पट्टे की जमीन को खाली कर दीजिए, आपका पट्टा समाप्त किया जाता है। तो इस दशा में भी पट्टे का क्या होगा,
संपहरण हो जाएगा, पट्टा जब्त कर लिया जाएगा। अगर पट्टाकर्ता या पट्टाकर्ता ने किसी को संपत्ति सौंप रखी है, वो पट्टेदार को पट्टे की समाप्ति के आशय की लिखित सूचना दे देता है, तो भी पट्टे का संपहरण में जब्त हो जाएगा, जब्ती हो जाएगी, पट्टा समाप्त हो जाएगा। 8वां और आखिरी उपधारा देख लें हम, धारा 111 की। पट्टे का पर्यवसान करने या पट्टे पर दी गई संपत्ति को छोड़ देने या छोड़ देने के आशय की एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को सम्यक रूप से दी गई सूचना के अवसान पर। कहने का मतलब क्या है इसमें, इसका कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से कह देता है कि भैया हम जो है पट्टा समाप्त कर रहे हैं। पट्टा समाप्त करने की वो क्या करता है, और इतने दिन में पट्टा समाप्त कर देंगे। मान लीजिए 30 तारीख को हम पट्टा समाप्त कर देंगे, और ऐसे ही क्या किया, एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को इस आशय की एक सूचना दे दी। तो 30 तारीख को, जैसे मान लो सूचना 30 तारीख का दिन मतलब डेट मुकर्रर की कि 30 तारीख को हम पट्टे का समाप्ति कर देंगे, तो 30 तारीख बीत जाएगी। जैसे ही 30 तारीख बीतेगी तो उसका पट्टा समाप्त हो जाएगा, पट्टेदारी वहां पर समाप्त हो जाएगी। जैसे ही वो सूचना का अवसान हो जाता है, सूचना की तारीख निकलने के बाद अपने आप ही पट्टा समाप्त हो जाएगा। ये बताती है धारा 8, धारा 111 की। इस पर निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लेटेस्ट निर्णय है। ये निर्णय क्या है, निर्णय बता दें हम। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, नंदराम मृत, मृत होता है कोई व्यक्ति तो लिखा जाता है द्वारा विधिक प्रतिनिधि, बनाम जगदीश प्रसाद मृत, ये भी मृत है तो इनके भी नाम के आगे लिखा जाएगा द्वारा विधिक प्रतिनिधि। AIR 2020 का केस है, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें हुआ यह था, सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें बताई थी। पहली बात तो जनरल बताई थी कि धारा 111 के अंतर्गत जितनी 8 शर्तें दी हैं, इन 8 शर्तों में पट्टा समाप्त हो जाएगा। ये भी केस जो है, नंदराम का केस जो है वो ये भी 50-60 साल चला, 60-60 साल चला, 60-65 साल चला। उसके बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया इसको, करीब 60-65 साल के बाद। इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो केस बहुत लंबे चलते हैं तो उनका वेटेज और ज़्यादा हो जाता है। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पट्टे के पर्यवसान की शर्तें धारा 111 में दी गई हैं, उनके द्वारा पट्टा पर्यवसान हो जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। फिर 2 पॉइंट और बता दिए उसने कि यदि पट्टा करार में शर्त है कि पट्टा के करार में अगर ये शर्त रखी हुई हो, लिखी हुई हो कि पट्टा अवधि 20 वर्ष होगी, पट्टा जो था एग्जैक्टली 20 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था, किंतु यदि, अब चूंकि वर्ष में है पट्टा इसलिए क्या होगा, वर्षानुवर्षी होगा, है ना। तो 20 वर्ष की अवधि के लिए पट्टा किया गया था, किंतु यदि पट्टेदार 1 वर्ष का किराया भुगतान नहीं करता है तब पट्टा समाप्त हो जाएगा और तदनुसार पट्टाकर्ता संपत्ति पर कब्जा का हकदार होगा। कहने का मतलब है 20 साल की अवधि के लिए पट्टा किया गया था, मतलब वर्षानुवर्षी पट्टा था, और पट्टेदार ने 1 साल का किराए का भुगतान नहीं किया, तो चूंकि भुगतान नहीं किया है तो पट्टा पट्टेदार के पक्ष में निरस्त किया जा सकता है, समाप्त कर दिया जा सकता है। और पट्टाकर्ता, चूंकि जब पट्टेदारी समाप्त हो जाएगी तो पट्टाकर्ता जो है उस संपत्ति पर कब्जा पा लेगा। उपधारा 2 क्या कह रही है, किसी भी अवस्था में यदि पट्टाकर्ता संपत्ति का कब्जा वापस लेने की कोई कार्रवाई नहीं करता है और पट्टेदार पट्टा की अवधि समाप्त के बाद भी उक्त संपत्ति पर काबिज रहता है, किंतु पट्टाकर्ता भाटक स्वीकार नहीं करता, तब पट्टेदार एक अनुमतिजन्य किराएदार माना जाएगा, ना कि धारा 116 के अर्थों में एक अतिधारक किराएदार। अभी हम जस्ट इसके नीचे देख रहे हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 116 जो बताती है अतिधारण का प्रभाव। अतिधारण क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे, अतिधारण का क्या प्रभाव होता है, अतिधारक क्या होता है, ये हम अभी जस्ट पढ़ाएंगे धारा 116 में। कहने का मतलब ये जो नंदराम मृत बनाम
जगदीश प्रसाद मिरत का केस है, ये दो धाराओं से संबंधित है। एक तो धारा 111 पट्टों का पर्यवसान, और दूसरी धारा 116 अतिधारण का प्रभाव। क्योंकि दूसरा पॉइंट जो है अतिधारण के बारे में बता रहा है, तो अगर चूंकि अतिधारण का प्रभाव ये धारा भी बहुत आती है टीपीए में, तो अगर ये धारा आती है तब भी आप नंदराम का केस लिख दीजिएगा। और ये धारा, क्योंकि धारा छोटी है, केस लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, चाहे भले ही 20 मार्क्स का क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। इसीलिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको मेंशन किया है। तो दूसरे पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर कोई ऐसी अवस्था आ गई है कि पट्टाकर्ता जो है संपत्ति पट्टा समाप्त, पट्टेदार के पक्ष में पट्टा समाप्त हो चुका है, मगर पट्टाकर्ता ने संपत्ति को काबिज होने के लिए या वापस लेने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है, और पट्टेदार अभी भी उस पर काबिज है, मगर पट्टाकर्ता उससे किराया नहीं ले रहा है। अगर किराया नहीं ले रहा है, इसका मतलब वो उसका पट्टेदार नहीं बचा, पहली बात, क्योंकि अतिधारण का रूल यहाँ पर लागू नहीं होगा, पहली बात। और जब पट्टेदार नहीं बचा तो वो क्या बचा, एक अनुमतिजन्य किराएदार कहलाएगा, कि अभी भी वो अनुमति से रह रहा है, मगर वो पट्टेदार नहीं है, किराएदार है। और इसीलिए अगर वो अतिधारक नहीं है तो वो किराएदार है, अतिधारक ना होने पर किराएदार है। इसलिए धारा 116 जो संपत्ति अंतरण की अधिनियम की है वो यहाँ पर लागू नहीं होगी, क्योंकि वो अतिधारक नहीं है, किराएदार है। अब समझ लें हम धारा 116 समझते ही ये केस आपको और क्लियर हो जाएगा। समझ लें क्या कहती है संपत्ति अंतरण की धारा 116, अतिधारण का प्रभाव। समझे, यदि संपत्ति का पट्टेदार या उपपट्टेदार पट्टे के पर्यवसान के पश्चात उस पर अपना कब्जा बनाए रखता है, और पट्टाकर्ता या उसका विधिक प्रतिनिधि पट्टेदार या उपपट्टेदार से भाटक प्रतिगृहित करता है या कब्जा बनाए रखने के लिए अन्यथा उसको अनुमति देता है, तो तत्प्रतिकूल करार के अभाव में पट्टा धारा 106 के अनुसार वर्षानुवर्षी या मासानुमास के लिए नवीनीकृत हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि धारा 116 ये कह रही है कि संपत्ति जो है, जो स्थावर संपत्ति है, उस पर पट्टेदार का या उपपट्टेदार का पट्टा समाप्त हो चुका है, मगर फिर भी पट्टेदार संपत्ति पर कब्जा है, और वो कब्जा पट्टाकर्ता या उसके विधिक प्रतिनिधि के द्वारा इस कारण से है कि उसने अनुमति दे रखी है या पट्टेदार से वो किराया ले रहा है, चाहे वो वर्षानुवर्षी हो किराया, चाहे वो मासानुमास हो, मतलब वो किराया ले रहा है। अगर पट्टाकर्ता या उसका विधिक प्रतिनिधि पट्टेदार या उपपट्टेदार से किराया ले लेता है, तो अगर वर्षानुवर्षी है तो वो एक वर्ष के लिए नवीनीकृत हो जाता है, मासानुमासी है तो 1 मास के लिए वो नवीनीकृत हो जाता है। और इस अवस्था में पट्टे की समाप्ति के बाद भी पट्टेदार अगर काबिज है संपत्ति पर तो वो अतिधारक कहलाएगा, और ये प्रभाव अतिधारण का प्रभाव कहलाएगा। और इस तरह से अनुमति के साथ ही पट्टा अपने आप ही नवीनीकृत होता रहता है, ये अतिधारण का प्रभाव कहलाता है। यही इसी धारा से संबंधित था ऊपर वाला केस, नंदराम मिरत द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम जगदीश प्रसाद मिरत द्वारा विधिक प्रतिनिधि, 2020 सुप्रीम कोर्ट का केस था। अगले पेज पे चले हम लोग। अब आ जाइए संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122, दान की परिभाषा। संपत्ति अंतरण अधिनियम के हम लोग आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, ये आखिरी पेज है, ये आखिरी टॉपिक चल रहा है, मतलब लगभग। क्या कहलाती है दान की परिभाषा? पहले तो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट इसी तरह से इन्हीं शब्दों में लिखना है जिस तरह से हमने लिखी हुई है, यही लिखिएगा। दान किसी वर्तमान जंगम या स्थावर संपत्ति का वो अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा, जो दाता कहलाता है, दूसरे व्यक्ति को, जो अदाता कहलाता है, स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना किया गया हो, और अदाता द्वारा या अदाता की ओर से प्रतिग्रहित किया गया हो। कहने का मतलब हुआ कि दान जो होता है वो वर्तमान संपत्ति
चाहे वो जंगम हो या स्थावर हो, उसका अंतरण है एक तरह का। जो एक व्यक्ति जो दाता कहलाएगा, दूसरे व्यक्ति जिसको अदाता दे कहलाए, जिसको देगा वो संपत्ति, वो अदाता कहलाएगा। ये स्वेच्छा से होना चाहिए और प्रतिफल के बिना होना चाहिए। और अदाता जिसको वो संपत्ति दी जा रही है, वो व्यक्ति अपने जीवन काल में ही उसको प्रत्यग्रहित कर ले, हाँ कह दे, ग्रहण कर ले, ग्रहण करने की अपनी मंशा व्यक्त कर दे, तभी वो प्रतिग्रहित हुआ माना जाएगा, मतलब दान पूरा हो जाएगा। इसमें 2 पॉइंट बता दिए गए। यदि प्रतिग्रहण दाता के जीवन काल में और जब तक वो देने के लिए समर्थ हो करना होगा, सॉरी यदि नहीं है, ऐसा है, ऐसा प्रतिग्रहण जो संपत्ति का दान का प्रतिग्रहण है, वो दाता के जीवन काल में ही अदाता को करना होगा प्रतिग्रहण, जब तक वो ऐसे, और जब तक वो दाता देने के लिए समर्थ हो, मतलब दाता को समर्थ होना चाहिए कि वो संपत्ति दे सके, प्रॉपर्टी दे सके, और दाता के ही जीते जी उस संपत्ति को अदाता ने प्रतिग्रहण कर लिया हो, ये शर्त आवश्यक है। दूसरी बात, यदि प्रतिग्रहण करने से पहले अदाता की मृत्यु हो जाती है तो दान शून्य हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हुआ क्या, अदाता की मृत्यु हो गई, दाता ने संपत्ति दी और अदाता ग्रहण करने से पहले, ठीक, प्रतिग्रहण करने से पहले ही मर गया, तो अदाता अगर प्रतिग्रहण करने से पहले मर जाता है तो दान अपने आप शून्य हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो एग्जैक्टली दोनों से संबंधित है। इसमें भी 2 धाराएं 122 और 123, 122 और 123 संपत्ति अंतरण अधिनियम की 2 धाराओं से संबंधित केस है, जो हमने बिल्कुल बीच में लिखा हुआ है दोनों धाराओं के। केस निर्णय समझ लें आप। दौलत सिंह मृत द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम राजस्थान राज्य AIR 2020 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये 2020 का। समझे इसको, केस को क्या कह रहा है। यद्यपि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 या 123 में किसी दान के प्रतिग्रहण का कोई तरीका विहित ना किया गया है, किंतु इसे दान संपत्ति का कब्जा लेकर या स्वयं दान विलेख को ग्रहण करके स्वीकार किया जा सकता है। इसे पक्षकारों के आचरण से भी निर्धारित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाता है और दान को वैध घोषित किया जाता है। हुआ ये था एग्जैक्टली दौलत सिंह मृत द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम राजस्थान राज्य में 2020 में के केस में हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाद उठ रहा था कि दान पूर्ण हो गया है, नहीं हो गया है, इस तरह से दान करना चाहिए, उस तरह से दान करना चाहिए। तो जो आपका विचारण न्यायालय था उसने तो कहा कि ठीक है, दान ठीक है, संतुष्ट कर रहा है सारी शर्तों को, दान वैध है। मगर जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो उसने दान को, जो विचारण न्यायालय था उसके निर्णय को निरस्त कर दिया और कहा दान वैध नहीं है। मामला जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो उसने कहा देखिए भाई, 122 और 123 धारा में कहीं पर भी नहीं बताया गया है कि दान को किस तरह से आप प्रतिग्रहण करेंगे। हाँ, ये जरूर है, इसमें ये बात जरूर हिडन है कि दान को आप कब्जा ले लीजिए या दान विलेख जो आपके पक्ष में बनाए गए हैं उनको स्वीकार कर लीजिए, सीधी सी बात है। तो अगर ये अदाता जो है 2 काम कर ले, कब्जा ले ले या दान विलेखों को ग्रहण कर ले, तो दान कंप्लीट हो जाता है, ऐसा बताया गया है धारा 122 में। और या ऐसा भी हो सकता है दोनों पक्षकारों में कोई ऐसी बात हुई हो, ऐसे आचरण द्वारा ऐसी बात स्थापित हुई हो कि दाता ने अदाता को संपत्ति दे दी दान के रूप में और उसने ग्रहण कर ली, तब भी दान कंप्लीट हो जाएगा, इसमें भी कोई विवाद नहीं है। और उच्च न्यायालय ने चूंकि इस तरह की हरकत की, इस तरह का डिसीजन दिया कि दोनों पक्षकारों के बीच में एक संबंध था, एक संविदा थी, एक कम्युनिकेशन था, अभिव्यक्ति थी, और फिर भी उस दान को उसने नकार दिया, इसका मतलब हाईकोर्ट का जो निर्णय है वो निरस्त किया जाता है, बेकार था निर्णय। विचारण न्यायालय का निर्णय सही था और
जो दान है वो वैध है, ऐसा बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब आखिरी धारा आ जाइए, क्योंकि 123 के बाद कोई भी धारा इंपॉर्टेंट नहीं है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना चाहिए। यहीं पर आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम कंप्लीट हो जाएगा धारा 123 पे ही। धारा 123 बताती है अंतरण कैसे किया जाता है, समझ लें आप। स्थावर संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए वो अंतरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित और कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा करना होगा। जो स्थावर संपत्ति का दान है वो एग्जैक्टली दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित होना चाहिए और कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए, सत्यापित होना चाहिए और रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा होना चाहिए, तभी दान कंप्लीट होता है। ठीक, अगर ये शर्तें नहीं हैं, अगर वो लिखित में नहीं है, रजिस्ट्रीकृत नहीं है या 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित नहीं है या दाता या उसकी ओर से जो व्यक्ति निर्धारित किया गया उसके हस्ताक्षर नहीं है, तो दान वैध नहीं होगा, दान का अंतरण वैध नहीं होगा स्थावर संपत्ति के मामले में। जंगम संपत्ति के बारे में क्या बता दिया, देखिए अगली नीचे पॉइंट लिखा है, जंगम संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए अंतरण या तो यथापूर्व, जैसा कि अभी हमने बताया, यथापूर्व प्रकार से हस्ताक्षरित रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा या परिदान द्वारा किया जा सकेगा। या तो दान जो हो जंगम संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी के मामलों में आप संपत्ति का कब्जा दे दे किसी व्यक्ति को तो दान कंप्लीट हो जाएगा, या फिर वो हस्ताक्षरित रजिस्ट्रीकृत लिखित और क्या बताया गया था, यही हस्ताक्षरित हो रजिस्ट्रीकृत लिखित हो या परिधान द्वारा किया जा सकता है। आखिरी लाइन देखिए लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसा परिधान उसी प्रकार से किया जा सकेगा जैसे बेचा हुआ माल परिदत्त किया जा सकता हो। कहने का मतलब है दान में भी आप यूं ही स्थावर संपत्ति का दान हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी का दान हो या मूवेबल प्रॉपर्टी का दान हो, तो उसको भी ऐसे ही आपको दूसरे व्यक्ति को दाता को इस तरह से प्रदान करना है जैसे आप उस संपत्ति को बेच रहे हो। बेचे हुए माल में जो शर्तें लगती है वही दान की हुई संपत्ति में भी शर्तें लगती हैं। यहाँ पर आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम कंप्लीट हो गया। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9450770672 पर जुड़ सकते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पे, ना चाहें तो भी कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए, आपको कंप्लीट मामला कंप्लीट मैटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। सबको शेयर करते रहिए जिससे सारे लोगों को फ़ायदा हो जाए, सारे लोग सिलेक्शन ले लें। हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेक्शन दिलाना है। आप सेलेक्ट होइए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।